तो दोस्तों आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की एक ओरिएंटेशन क्लास लेकर आपके सामने हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की स्टडी कैसे की जाए, इसकी पढ़ाई कैसे की जाए, कैसे आप यूपीएससी में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। जो जीएस का आपके प्रीलिम्स में पेपर होता है प्लस जो मेंस के अंदर पेपर सेकंड है उसके अंदर पॉलिटी का जो सेगमेंट आता है उसका जो आपके पास में पॉलिटी के एरियाज जो कवर करने होते हैं कैसे उनको कवर करें, क्या क्या सब्जेक्ट मटेरियल उसके अंदर पढ़ना है, ये सारा कुछ हमको आज देखना है। एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा, उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लास प्रोसीड करेगी हिंदी मीडियम के अंदर ये क्लास होगी और मैं वो टर्म्स जो कि अगर आपको किसी को इंग्लिश में कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं आराम से, ऐसे कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। लेकिन ओवरऑल बैच जो है हमारा हिंदी मीडियम के अंदर प्रोसीड होगा, हिंदी मीडियम के अंदर चलेगा। तो भाई अगर मुझसे पूछा जाए कि यूपीएससी का पेपर दो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, एक ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, एक ने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, और एक ने नहीं किया। बाकी दोनों ने सेम कोचिंग से पढ़ाई की है, सेम स्टडी मटेरियल पढ़ा है, सेम तरीके से एफिशिएंटली पढ़ा है, फिर भी दोनों के फाइनल मार्क्स में लगभग 30% का डिफरेंस आ जाता है। दोनों के अंतिम मार्क्स में लगभग 30% का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इतना जानिए कि जीएस में कम से कम 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में। और इन क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए कि आखिरकार कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और किस सेगमेंट पर हमें फोकस करना है, कितना फोकस करना है, कौन सा रिलेवेंट फैक्ट है जो हमसे नहीं छूटना है। कई बार मेंस के अंदर भी हमें फैक्ट लिखना पड़ता है। आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि मेंस के अंदर राइटिंग स्किल होती है, प्री के अंदर केवल फैक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्री के अंदर भी फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एनालिसिस, कॉमन सेंस सब लगाना पड़ता है। मेंस के अंदर भी फैक्ट आपको डालना पड़ता है। आप केवल मेंस के अंदर लच्छेदार बातें बनाकर नंबर नहीं ले सकते। आपको अपने कॉन्सेप्ट को पुष्ट करने के लिए फैक्ट लिखना पड़ता है और वो फैक्ट आपके कॉन्सेप्ट को जस्टिफाइड करता है, उसको पुष्ट करता है कि यस। एक एग्जांपल लेते हैं। जनरली अगर आप मेंस में संविधान के मूल ढांचे के बारे में कोई बात कर रहे हैं, अगर आप मेंस में संविधान के मूल ढांचे के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, सुना होगा आपने बेसिक स्ट्रक्चर, और यहां आप कहना शुरू होते हैं कि ये मूल ढांचा वो है जिसकी कोई व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, लेकिन ये कहा है कि हम केस बाय केस बताएंगे। लेकिन ये सारी बातें लिखते समय अगर आप केशवानंद भारती का केस और 24 अप्रैल 1973 की डेट डिस्कस नहीं करते हैं, ये फैक्ट नहीं डालते हैं, तो आपके इस आंसर की क्वालिटी गिर जाएगी, आप नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो याद रख लेना, उसको अच्छे से देखना है कि वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये प्री का क्वेश्चन और ये मेंस का क्वेश्चन ये सेपरेट नहीं होते। प्री के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग अलग है, ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां सब्जेक्टिव टाइप, बस। बाकी कंसेप्चुअल लेवल पर, फैक्चुअल लेवल पर, दोनों जगहों पर आपको फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट एनालिसिस सबकी जरूरत होती है। साथ साथ में दोनों स्तर पर क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से दिखे हुए मिलते हैं। प्री के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं जो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और मेंस के अंदर लगभग 100 प्लस, और पिछले कुछ सालों से तो 125 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में केंद्र और राज्य के मध्य विवाद है। एक टॉपिक भी है आपका केंद्र राज्य संबंध। अब ये केंद्र राज्य संबंध का क्या चक्कर है? केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है उन संबंधों का क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, हमें ये देखना है, ठीक है। ये अगर आपको पता होगा, भारतीय संविधान के प्रावधान देखने हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में किन किन मुद्दों पर कौन कौन क्या क्या मजबूत है, किसकी क्या क्या पावर है, और फिर उसको करंट अफेयर से लिंक करना है। यह बात आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपने सुना होगा, वर्तमान का एक एग्जांपल ले लेता हूं। आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच इन दिनों टसल छिड़ी हुई है।
समझ रहे हैं? पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के मध्य इन दिनों क्या छिड़ा हुआ है? विवाद छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है कि केंद्र उसके साथ भेदभावपूर्ण काम कर रहा है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो राज्यपाल होते हैं वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। केंद्र राज्य संबंध पढ़ते समय जब आप आर्टिकल 355 और 356 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 355 कहता है कि केंद्र की ड्यूटी है कि वो राज्य की कानून व्यवस्था की बनी रहे, इसको इंश्योर करे, और 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में कहता है। तो वर्तमान परिदृश्य में जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कुछ लोग कर रहे हैं, आपको वर्तमान घटनाओं को ध्यान में रखकर एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो कौन सी परिस्थितियां बनती है जिस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर ये दिमाग में आपके क्लियर हो गया तो आप विश्लेषण बेहतर कर पाएंगे, करंट से उसको जोड़ पाएंगे, और ये आप तब जोड़ पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस ढंग से किए हुए होंगे। करंट अफेयर्स इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने बताएगा। जब आप करंट पढ़ते हो, जो आपको इसी कोचिंग में आपको काफी क्लासेस करंट अफेयर्स की मिलती है, सेपरेटली कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं करंट में, वहीं से मिल जाएगा आपको सारा। लेकिन कभी ये मत सोचना कि इंडियन पॉलिटी डिफरेंस है, इंडियन पॉलिटी अलग चीज है और करंट अफेयर्स की पॉलिटी अलग चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन दोनों का मिलाकर आएगा, चाहे वो प्री में आ जाए चाहे वो मेंस में आ जाए, क्वेश्चन दोनों का मिलाकर आएगा। और जब ये क्वेश्चन मिलाकर आएगा तो आपको इसी तरह से लिंक करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, जिसके बारे में कहा जाता है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है ये? आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक प्रकार का सब क्लॉज है जिसके कई सारी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, केवल इतना ही नहीं है। लेकिन आप पढ़ेंगे कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसके कारण भारत का कोई भी नागरिक किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट कर सकता है, बोलकर कर सकता है, लिखकर कर सकता है, गाकर कर सकता है, प्रकाशित करके कर सकता है, फेसबुक पे अपने विचार डाल सकता है, फेसबुक पर जोक के रूप में विचार डाल सकता है, कार्टून डाल सकता है, ट्विटर पर लिख सकता है। ये वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उसे ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भारत का संविधान देता है। लेकिन इसी अनुच्छेद के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर एक टर्म आती है, उसका नाम है युक्ति युक्त निर्बंधन। क्या टर्म आती है? युक्ति युक्त निर्बंधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या युक्ति युक्त निर्बंधन की परिस्थितियां कौन सी होती है? तो वो परिस्थितियों का लाइव एग्जांपल है वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच का क्लैश। केंद्र सरकार ने यह महसूस किया कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो अपने आप को इंटरमीडिएट कहते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं, मध्यवर्ती का मतलब हम कुछ विचार नहीं रख रहे, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप अकाउंट बनाओ, अपना विचार रख दो। फेसबुक पर आप अकाउंट बनाओ, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी घटना के बारे में, अच्छी बुरी झूठी सच्ची, अपने विचार रख दो। अगर बात गलत निकल गई तो जिसने विचार रखे उसको पकड़ो, लेकिन जिसने प्लेटफॉर्म दिया उसको पकड़ने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि आप तो मध्यवर्ती हो। पूरी दुनिया में वो विचार जो प्रकाशित हुए वो उस प्लेटफॉर्म ने किए, और वो प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। तो भारत सरकार ने नए आईटी नियम बनाए, ये है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। भारत सरकार का नया आईटी नियम क्या बोलता है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने आप को मध्यवर्ती बोलते हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई फेक न्यूज नहीं फैला सके, और अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो सरकार के डायरेक्शन पर उस फेक न्यूज को डिलीट किया जाए, ताकि वो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को ना बिगाड़ सके, कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं बिगाड़ सके, देश के अंदर के माहौल को एक सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने में मदद करे। एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करो जिसको भारत सरकार गाइडेंस देगा कि इसको हटाओ,
यह है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है, उसको लिमिटेड किया जा सकता है। किस तरह से, ये इसका एग्जांपल है। अब इसका दूसरा पक्ष, क्या भारत सरकार इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन बातों को फैलने से रोकना चाहती है क्या जो उसकी कमियों को उजागर करता हो? विपक्षी आरोप लगा रहे, आपको सत्ता पक्ष विपक्ष में नहीं जाना, एक पर्टिकुलर एनालिसिस का डेवलपमेंट करना है अपने दिमाग में, एनालिटिकल डेवलपमेंट। और वो कब होगा? जब आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फैक्ट भी पढ़ेंगे और केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच के एग्जाम्पल को एक अच्छी भाषा के अंदर लिखने में समर्थ भी होंगे, तब नंबर उठेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा कि किस तरह से करंट से जुड़कर क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप बाद में महसूस करोगे करंट अफेयर्स के बगैर पॉलिटी की स्टडी करना बेईमानी है भाई। जब आप करंट अफेयर्स के बगैर उसकी स्टडी करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो करंट अफेयर्स पे जुड़ा हुआ रहेगा। आपका कंसेप्चुअल लेवल पर जो आपने ट्रेडिशनल पढ़ा है, वो कंसेप्चुअल पॉइंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा वर्तमान करंट अफेयर्स की घटनाओं से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। वेटेज मैंने आपको बता दिया, प्री के अंदर 30 नंबर, मेंस के अंदर 100 प्लस 115, 120, 125 तक जा सकता है पॉलिटी का रेशियो। आगे देखते हैं। अब आती है कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए भाई, जब मैं इतना करंट अफेयर्स के बारे में बोल रहा हूं तो करंट अफेयर्स में आपको कुछ दूसरा नहीं पढ़ना, सिर्फ इस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो आपको क्लासेस दी जा रही है, मटेरियल दिया जा रहा है, उस पर फोकस करना, सब कवर हो जाएगा उससे। जब हम बुक्स को देखते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग कहते हैं सर कोई एक किताब बता दो, ऐसा है नहीं। और जब आप अलग अलग किताबों को पढ़ो, इसका फायदा क्या है? इस कोचिंग में अगर आपने एडमिशन लिया है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की किताब, एक बुक आती है जीडी बख्शी की किताब, एक बुक आती है डीडी बासु की किताब। अगर केवल ये पढ़ोगे तो 6 से 8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल किताब है, डायरेक्ट फैक्ट तो पूछते नहीं, कंसेप्ट मिलाकर पूछते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, उसका एक पॉइंट जो सही था, जो ऑप्शन सही था कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक को आहूत कर सकता है, भारत में कहीं भी आहूत कर सकता है। जो लैंग्वेज थी उसकी कुछ इस प्रकार की थी कि भारत का राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदनों की बैठक को कहीं भी आहूत करे। आप जब ये किताब पढ़ोगे तो आपको ये कहीं भी शब्द का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं होगा। जब आप कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ोगे तब क्लियर होगा कि यस, जरूरी नहीं कि संसद भवन में ही उसका बैठक हो, वो कहीं पे भी हो सकती है। तो इन सारी किताबों को आप पढ़ो, इसके साथ साथ जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिलेंगे, हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उन नोट्स में हमने इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डाल दिए, इनका क्रक्स सब कुछ मिला दिया है, तो आप सीधे इसे पढ़ो ना यार। गेटिंग माय पॉइंट? रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन रिलायबिलिटी के लिए आपको इन नोट्स की तरफ जाना होगा। तो ये सोर्स भी मैंने आपको बता दिए। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, न्यूज़पेपर स्टडी करनी चाहिए, और न्यूज़पेपर के भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो क्लासेस के अंदर, कोचिंग क्लासेस के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी के अंदर कोई न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहे तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। दैनिक लगा लीजिएगा इनके आगे, दैनिक मतलब रोज प्रकाशित होने वाले। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? हिंदी के अंदर, इंग्लिश में आप लोग जानते ही हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, लेकिन चूंकि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इसलिए मैं हिंदी की न्यूज़पेपर ही आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो ये सारा आपको पढ़ना है, भास्कर, जागरण इत्यादि। अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ो तो एक अच्छी हैबिट है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हम इसमें कवरेज करेंगे। एक डिटेल कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस होगा। मैं अपनी क्लास जब भी शुरू करता हूं तो फंडामेंटल्स से शुरू करता हूं, जिसको आप कई बार क्या बोलते हैं, मूलभूत
अवधारणाएं। आजकल प्री और मीन्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन आता है संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं या क्या नहीं है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंदर, संसदीय शासन प्रणाली के अंदर, एकात्मक और संघात्मक शासन के अंदर ये सब क्या भेद है, कैसे इनके विषय में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्लास वहां से शुरू करता हूं। 2-3 दिन इसके अंदर लगते हैं, लेकिन एक बार स्टूडेंट का बेस बनना बहुत जरूरी है, तब जाकर काम आगे बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हो गया, निर्माण के अंदर जो प्रक्रिया रही उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संविधान के भाग 1 के बारे में हम लोगों का डिस्कशन होगा, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है नए राज्यों के गठन से संबंधित। कोई एग्जिस्टिंग राज्य है उसको तोड़कर आपको नए राज्य बनाने हैं, भारत में बनाए भी गए हैं। कैसे वो नए राज्य बनाए जाते हैं, क्या उसमें केंद्र सरकार की भूमिका रहती है, क्या राज्य सरकार की भूमिका रहती है, राज्यों की इच्छा जानना जरूरी है क्या, अगर इच्छा जान ली गई तो मानना जरूरी है क्या। इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पकड़ने हैं। और इन दिनों तो ये बड़ा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के बारे में अभी एक खबर चली थी कि उत्तर प्रदेश को तोड़कर 4-5 राज्य बनाए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो उत्तरी भाग है उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, पूर्ण राज्य क्या होता है, दिल्ली की क्या स्थिति है, पुडुचेरी की क्या स्थिति है, ये सारा कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे पार्ट 1 में। भाग 2 आगे बढ़ेंगे भारत की नागरिकता के विषय में। भाग 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, मौलिक अधिकारों के बारे में है, कहां से उसको लिया गया है, इंडिया में मौलिक अधिकार आखिरकार होते क्या है, क्या होते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या भारत के संविधान में दे रखी है, क्या मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे परिभाषित किया है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर आएंगे हमारे पास में मौलिक कर्तव्य, और यहां से ऑफिस पीरियड्स के बाद शुरू हो जाएगी। मौलिक कर्तव्यों के बाद भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात करेंगे, और एक पूरा डिटेल सिलेबस इसमें 30-35 टॉपिक्स होंगे, वो यहां से आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग उस सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, और जितना अच्छे से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आप अभ्यास करेंगे, लिसन केयरफुली, कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आप जितना शानदार तरीके से अभ्यास करेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही शानदार होगी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। आपको भारतीय राज्य व्यवस्था बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि बड़ा शानदार तरीके से काम चल रहा है। और 30 नंबर अगर आपने प्री वाले उठा लिए, मैं एक रियलिस्टिक बात करूं, चलिए 30 की जगह आपने 25 उठा लिए, 30 पूरे नंबर आपके नहीं आए, 20 आ गए, इतना तो लाओगे भाई। और अगर इतना भी हमसे पढ़कर नहीं लाए तो यार क्या फायदा, ठीक है। तो अगर आपने 20 नंबर भी यहां से उठा लिए तो आपका रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा मेंस क्वालिफाई करने का। और जब आप मेंस की तरफ जाते हो तो आप देखते हो बहुत सही 100 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 100 से 25 नंबर के, 125 नंबर के क्वेश्चंस पॉलिटी के, वो आपको बड़ा आसान तरीके से मेंस क्वालिफाई करवा देंगे। याद रखिएगा, आपको अपना लक्ष्य भी बहुत दूर लग रहा होगा, लेकिन उतना दूर नहीं है। प्री के बाद मेंस कैसे आ जाता है पता ही नहीं लगता। आप एक बार मेंस क्लियर कर लेते हो, उसके बाद इंटरव्यू आ जाता है। तो याद रखिएगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम जो है बहुत, जिसको कह सकते हैं, तारतम्य बनता हुआ चलता है। शुरू में स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी चढ़ाई लगती है, लेकिन एक एक पड़ाव जब पूरा होता जाता है, वैसे वैसे आपको इस पूरी प्रक्रिया का आनंद आने लगता है। तो याद रखिएगा, ये सारा सिलेबस है, मैंने आपको डूज बता दिए, क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देखने हैं, उनका अभ्यास करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया है, न्यूज़पेपर के बारे में बता दिया है, हमारा डिस्कशन सिलेबस के बारे में ब्रीफली हो गया। डिटेल डिस्कशन तो हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे होता जाएगा। इसके बाद डोंट्स, खूब सारी किताबें इकट्ठी मत कर लेना। 10 किताबें आपने इकट्ठी कर ली और सबको आधा आधा पढ़ा, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको किस तरह से करना है, आपको कोई कुछ 1-2 नोट्स जो यहां से मिल रहे हैं, जो यहां से एक कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स आपको मिल रहे हैं, उनको बार बार स्टडी कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी बेहतरी के लिए शानदार मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी बहुत बेहतर तरीके से स्टडी कीजिए, आपको अपना रास्ता खुद दिख जाएगा। तो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा मत कीजिए,
रिवीजन प्रॉपरली कीजिए। आगे बढ़ने से पहले पुराना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपकी जो भी क्वेरीज है मैं क्लास के अंदर भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्लास का तरीका ये होगा कि मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, फैक्ट लिखवाऊंगा, फिर अगर आपको कोई क्वेरी आ जाए आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पढ़कर आइए। अगले दिन फिर क्वेरी अगर आ जाए आपके पास में तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। पर्याप्त टाइम आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये ओरिएंटेशन क्लास आपको कुछ लाभप्रद रहेगी। और ओरिएंटेशन क्लास के बाद जब हमारा सिलेबस 1-2 दिन में जब शुरू होगा तो ब्रिक जिस तरह से एक के ऊपर हम रखते जाते हैं, एक के ऊपर एक ईंटें रखते जाते हैं और भवन बन जाता है, ठीक है, एक मकान बन जाता है, उसी तरह से आपको अपनी एक प्रॉपर सॉलिड नींव रखनी है। एक के ऊपर एक ईंटों को रखते जाएं और मकान का निर्माण करते जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। पॉलिटी की क्लास को एक बेहद शानदार तरीके से चलाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। हर वो स्टूडेंट चाहे उसने तैयारी पहले की हो या नहीं की हो, बिगिनर हो, पहली बार सोच रहा हो कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और जीरो से शुरू कर रहा हो, वो सब क्लास में इंक्लूडेड रहेंगे। क्लास को इस तरह से रन किया जाएगा कि आप बिगिनर हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी तरह की समस्या हो मैं आपके साथ रहूंगा। तो मिलते हैं क्लासरूम में। थैंक यू सो मच।